नमस्कार, आप देख रहे हैं IABS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए रायपुर में राजीव भवन में मतदान संपन्न हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुल 360 डेलीगेट्स अपने अध्यक्ष के लिए चुनाव किया। सीएम भूपेश, कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं ने मतदान किया। इस मौके पर सीएम भूपेश ने कहा कि कांग्रेस में प्रजातंत्र है, इसलिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी में केवल 2 लोगों ने अपना अध्यक्ष चुना है। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का असर 2024 में दिखाई देगा। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी नेता कांग्रेस पर केवल आरोप लगाते हैं। कांग्रेस नागपुर से तय होने वाली पार्टी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि इस चुनाव में मतदान के लिए सभी डेलीगेट्स में भारी उत्साह देखा गया। 19 अक्टूबर को दिल्ली में काउंटिंग के बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। दो कैंडिडेट खड़े हुए और दोनों ने प्रचार भी किया, अपील भी किए और उसके बाद आज मतदान भी हो रहा है। तो ये आंतरिक जो प्रजातंत्र है हमारे कांग्रेस पार्टी में है। लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन जरा अब देख लें कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से कैसे चुनाव होता है और एक आध बार नामजदगी के बजाय अपनी भी पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराने की प्रक्रिया में वे आगे बढ़े। 300 पड़े जी, 300 टोटल 12 थे जी। हम कल सुबह ये दोनों पेटी जो है वो यहाँ से दिल्ली लेके जाएंगे और AICC में जो अथॉरिटी बनी है इलेक्शन की उनके सुपुर्द करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। रविवार को PCC चीफ कमलनाथ ने कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। यह यात्रा मध्य प्रदेश के 5 लोकसभा और 26 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की यात्रा पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी भारत में यात्रा कर रहे हैं और फोटो विदेश की आ रही है, जिस पर कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में आज कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के हितग्राहियों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में राशन मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। 11.99 करोड़ रुपए की गन्ना प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जाएगा। मंत्री अकबर ने बताया कि राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों में PPP मॉडल के तहत कॉलेज खोलने का पर छूट मिलेगी। साथ ही आबकारी विभाग की विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अब बाहर एक बार फिर होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में PPP मॉडल से जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे भी महाविद्यालय खोलने के लिए रियायत दी जाएगी और अनेक प्रकार के छूट की घोषणा भी की गई है, ताकि इसमें जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हो सके। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को लगातार घेरने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल बस्तर के बाद सरगुजा के दौरे पर निकले, जहां वो लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक ले रहे हैं। साथ ही वो आदिवासियों के हितों के खिलाफ लिए गए फैसले और खामियों को लेकर गांव-गांव में प्रचार करने के निर्देश दे रहे हैं। अजय जामवाल कार्यकर्ताओं को टास्क देकर आदिवासियों को जोड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी बस्तर और सरगुजा को फतह करके ही हासिल की जा सकती है, जिसके लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। बदलाव का दौर संगठन का है और 3 साल लगभग हो गए, तो अब स्वाभाविक तौर पे नई बॉडी का गठन होना, तो उसके अंदर में एक बदलाव करके जो नए चेहरे हैं उन सारे लोगों को एक अवसर दिया। इसका मतलब ये नहीं पुराने चेहरे बाहर हो गए, वो भी अपनी भूमिका के अंदर में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव पहुंचे, जहां अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता सम्मेलन और दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह को उनके जन्मदिवस की बधाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर जुटे, जहां पर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया।
रमन सिंह ने कहा कि राजनीति में मेरे पुनर्जन्म के लिए राजनांदगांव के लोगों का आशीर्वाद रहा है। राजनांदगांव से चुनाव लड़कर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बने रहने या केंद्र की राजनीति में जाने के सवाल पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो आदेश करेगी हम 100% पूरा करेंगे। ये निर्णय डॉक्टर रमन कभी नहीं करता कि मुझे क्या करना है। मैं जब पार्षद से लेकर विधायक बना, सांसद बना, केंद्रीय मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, तो ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय करेगी, जो आदेश होगा करेंगे। हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं। हम तो पार्टी के आदेश को मानते हैं और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसका क्रियान्वयन होगा 100%। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पहले भाजपा किसान मोर्चा और भारतीय किसान संघ ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदेश के जलाशय लबालब होने के बावजूद रबी फसल के लिए पानी छोड़े जाने, फसल बीमा का उचित भुगतान, बकाया बोनस सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर 20 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में रैली निकालने का ऐलान किया है, जहां कलेक्टरों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इधर भाजपा के प्रदर्शन पर कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा बताए क्या रमन सिंह धान खरीदी के लिए ठाठापुर से पैसे लाए थे। धान खरीदी एक संघीय व्यवस्था है। रमन सिंह के समय भी यूपीए सरकार ने पैसे दिए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा धान पर राजनीति करना बंद करे। राज्य सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले रबी में जो फसल बोया जाएगा उसकी पानी नहीं देंगे, जबकि जलाशयों में 90% से ज़्यादा पानी वहाँ पर भरा हुआ है। तो 2 साल का बोनस, दाना धान की खरीदी, ऐसे समेत 5 सूत्री मांग को लेकर पूरे जिले में प्रदेश व्यापी हम आंदोलन कर रहे हैं। सिंचाई परियोजना है जिले का कि पूरे प्रदेश का, उन सिंचाई परियोजनाओं को भी बढ़ाने से किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी के नाम से 91 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन केंद्र की सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर किया जाएगा, जो 2040 रुपया मोटा चावल और 2060 रुपया पतला चावल का है। पिछले वर्ष चूंकि फसल लेट हुई थी इसलिए उसकी तिथि बढ़ाई गई थी और किसानों के हित में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन स्वागत। भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही किसानों के शोषण का दौर समाप्त हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर आज सागर पहुंचे, जहां वो महार रेजिमेंट सेंटर में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सागर के DNCV स्कूल में पुष्कर धामी ने कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की है। साथ ही वो बीजेपी की रीति नीति से सागर में ही परिचित हुए थे। सागर में बीजेपी संगठन ने उनका भव्य स्वागत किया। 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने पुराने स्कूल DNCV स्कूल जाएंगे, जहां पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं से भेंट करेंगे। इस भूमि से मेरा गहरा लगाव है। यहाँ आकर मेरे बचपन की जो स्मृतियाँ हैं पुनः ताज़ा हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ सागर की सभी गलियों को, सड़कों को, परेड मंदिर से लेकर DNCV स्कूल तक, यहाँ सभी जगह बचपन में मैं आया करता था। आज पुनः सबसे मिलकर अभिभूत हूँ। सबका मैं आभारी हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। रायपुर में तेज बारिश की वजह से PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले की दीवार गिर गई। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी PWD मंत्री के बंगले की दीवार गिरी थी और इसका निर्माण PWD ने ही कराया था। वहीं दीवार गिरने से निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर में घंटे भर की बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। रायपुर में जगह जगह जलभराव तो हुआ ही है, लेकिन एक बड़ी घटना हुई है। PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले की दीवार गिर गई है और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी आप जो दीवार देख रहे हैं, ये पिछले साल भी गिरी थी और इसका नवनिर्माण हुआ था। ये नई दीवार जो पिछले साल खड़ी की गई थी और ये इस बार बारिश में, घंटे भर की बारिश में ये फिर से गिर गई है। तो हालांकि सौभाग्य की बात है कि कोई इससे चोटी नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि 10 से 12 फीट ऊंची दीवार है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके निर्माण की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद PWD मंत्री के बंगले की अगर दीवार गिर रही है तो सवाल उठना लाजमी है। और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी घटना है। आपको बता दें, पिछले साल ऐसी ही बारिश में दीवार गिर गई थी और दोबारा इसे बनाया गया था और दीवार फिर से गिर गई है। फिलहाल सुरक्षा के लिए आप देखेंगे कि टीन की चादरें यहाँ पर लगाई जा रही है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि ठेकेदार ऐसा कैसा निर्माण करते हैं और उनकी कितनी निगरानी होती है कि जो दीवार PWD मंत्री के यहाँ बनाई जा रही है वो साल भर भी नहीं टिकती, और सवाल उठे इसमें इसलिए लाजमी है।
कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। राजधानी रायपुर में तेज बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। शास्त्री चौक से लेकर शहीद स्मारक भवन के बीच 1 फीट तक पानी भर गया। आमापारा से अग्रसेन चौक के बीच भी पानी भर गया। जलभराव के कारण कई जगह जाम की स्थिति बन गई। मौके का जायजा लिया हमारे साथ संदीप शुक्ला ने। महज 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। रायपुर में जगह जगह भीषण जल भराव हो रहा है। सबसे बड़ी बात, शहर की मुख्य सड़कें जो दशकों से जहां पर पानी भरता था, वो आज भी वहां यह स्थिति है। हम आपको सीधा हाल GE रोड का दिखा रहे हैं। शहर की सबसे प्रमुख सड़क है। आप देखिए लंबा यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा है। और अब आप देखिए, हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लगभग 1 फुट तक यहाँ पर जल भराव हो गया और गाड़ियां, दोपहिया वाहन चालकों का यहाँ पर चलना मुश्किल हो रहा है। देखिए, जो दुकानों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं उसको आप देखेंगे, वो तो लगभग जलमग्न हो गई है, इंजन तक डूब गया है। देखिए, दोपहिया वाहन चालक हमारे पीछे जो चल रहे हैं, उनकी क्या बुरी स्थिति है। दुकानों का व्यापार तो ठप है, लेकिन आम आदमी जो आना जाना, जो अपनी नौकरी और व्यापार में लगा हुआ है, उसकी आप देखिए, कल्पना कीजिए क्या हालत है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये शहर की मुख्य सड़क है GE रोड। इसके अलावा बता दें आपको, जयस्तंभ चौक में भी यही स्थिति है। जो मौधापारा जाने वाली सड़क है और रवि भवन, वहाँ पर काफ़ी जो है वो जल भराव हो चुका है। इसके अलावा मंडी गेट वाली जो रोड है, लगभग आधा किलोमीटर तक मंडी गेट से अवंतीबाई लोधी चौक तक, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। इसके अलावा आमापारा से अग्रसेन चौक जाने वाला मार्ग, ये सब जगह पानी भरा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल कि दशकों से यहाँ पर आप देखिए, लगभग 10-12 साल से आप देखेंगे यहाँ लगातार पानी भरते आ रहा है। नगर निगम करोड़ों रुपए नाला और नाली की सफाई में खर्चा करता है, लेकिन ये समस्या हल नहीं हो पा रही। अब देखिए, दूर तक आपको सिर्फ जलमग्न जो सड़क दिखेगी। व्यापार तो ठप है लोगों का, लेकिन आप एक बात सोचिए कि जो आम आदमी अपनी नौकरी या बिजनेस में निकला होगा, वो उसे पूरी तरह का डूबना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये, जो गाड़ियों के इंजन तक यहाँ पर डूब गए हैं। जो बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा करता है कि नगर निगम आखिर जो करोड़ों रुपए खर्च करता है नालों की सफाई में, नालियों की सफाई में, नाली बनाने में, आखिर वो पैसा अगर खर्च हो रहा है तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है, या पैसा वो खर्च हो भी रहा है कि नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बस्तर संभाग के 3 जिलों में आज रात करीब 1 घंटे बिजली बंद रही। दंतेवाड़ा समेत सुकमा और बीजापुर इससे प्रभावित रहे। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक इन जिलों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। बताया जाता है कि दंतेवाड़ा के बारसूर स्थित 220 kV सब स्टेशन में फॉल्ट आने की वजह से स्थिति बनी। तीनों जिलों में एक साथ बिजली गुल होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बिजली गुल होने की वजह से अस्पतालों में मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ी। लगभग 9:30 बजे बिजली बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली। ग्वालियर पुलिस ने पड़ाव थाने के पास होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने होटल संचालक अशोक खंडेलवाल, उसके बेटे सौरभ और मैनेजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। छापे के दौरान पुलिस ने 3 लड़कियों सहित 6 लोगों को पकड़ा है। पुलिस को खबर मिली थी कि होटल मयूर में देह व्यापार चल रहा है। यहाँ बाहर से लड़कियां लाई जाती थीं। खास बात यह है कि होटल के रजिस्टर में कई एंट्रियां लिखे जाने के बाद काटी भी गईं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया। पिछले कुछ दिनों से एक शिकायत भी मिल रही थी और एक मुखबिर के द्वारा सूचना भी मिली थी कि थाना पड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले एक होटल में देह व्यापार किया जा रहा है। इस पर से तस्दीक के लिए टीम को भेजा गया। वहां पर कुछ महिला कुछ पुरुष मिले हैं और होटल के संचालक को भी बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश STF ने 3 हथियार तस्करों को 18 पिस्टल और 250 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। हथियार तस्करों के तार सीधे पंजाब से जुड़े हैं। अब STF हथियार तस्करों से पंजाब गैंगस्टर और खालिस्तान का कनेक्शन खोज रही है। तीनों तस्कर हथियारों की तस्करी महाराष्ट्र के जामोद से लुधियाना में कर रहे थे और मध्य प्रदेश STF ने पंजाब पुलिस से जानकारी को साझा किया। STF SP के मुताबिक जब्त हुए अवैध हथियार बुरहानपुर सिकलीगर के प्रोडक्ट बताए जा रहे थे और तस्कर पिस्टल 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए में खरीदते थे और मनमाने दामों में बेचते थे। STF ने तीनों तस्करों को बैतूल जिले के जल्लार से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। इनमें विक्रम राजा परमार करीब 4 साल पहले अवैध हथियारों की तस्करी में दिल्ली में पकड़ा जा चुका है। फिलहाल STF तीनों से पूछताछ कर रही है।
इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। फिर जब कार की सूक्ष्मता के साथ बारीकी परीक्षण किया गया तो इसमें 15 रिवॉल्वर्स और 3 खाली मैगजीन्स अलग से ये उनसे जब्त हुआ है। हम और जांच कर रहे हैं। हमने इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस को भी शेयर की है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर वकील का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है। वकील से मारपीट के अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रविवार को पुराने लेन देन को लेकर आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। अब राजनांदगांव होते हुए महाराष्ट्र के आमगांव ले जाकर वकील देव सिन्हा से मारपीट करते रहे आरोपी। आरोपियों के कब्जे से प्रार्थी की 4 पहिया वाहन समेत अपहरण की वारदात में प्रयुक्त कार और रॉड बेल्ट जब्त कर गंज थाना इलाके का मामला है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां पर वकील का अपहरण कर लिया गया। उनका कुछ पुराना व्यापारिक लेन देन का विवाद था। वो उसके ऑफिस में घुसकर उसके साथ जो है जोर जबरदस्ती करने लगे और उसे जो है गाड़ी में, अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले गए थे। कहना है कि उनके चंगुल से निकला और वो थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया, जिस पर धारा 365 का अपराध दर्ज किया गया है और 6 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तहसीन जैदी हमारे स्टूडियो की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्या है ये पूरा मामला, तफसील से बताइए। देखिए, ये देवेंद्र नगर इलाके में एक वकील है देव सिन्हा, उनका चैम्बर था। वो ये कह सकते हैं कल उनको वहां से जो 6 ये अपहरण करता है ये साथ में ले गए थे। हालांकि इनका कुछ व्यापारिक लेन देन है, उसको लेके विवाद इनके बीच में चल रहा है और ये सब आपस में एक दूसरे के परिचित है। तो ये कई दिनों से कुछ पैसों के लेन देन को लेके इनके पास तकाजा करने आ रहे थे, लेकिन कल बताया जा रहा है कि इनको लेके उनको कार में बिठाया है जबरदस्ती, और जबरदस्ती बिठाने के बाद ये पहले ये अमलेश्वर से होते हुए ये राजनांदगांव पहुंचे और राजनांदगांव के बाद ये अमलेश्वर में ले जाके उनको कमरे में बंद किया है और वहां जिस तरीके से पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेदम पिटाई किए गए है। और उसके बाद ये इनको रायपुर के कमल विहार दोबारा लाया गया और आज सुबह, और जब ये वहां से जब इनको दोबारा आमगांव ले जाया जा रहा था तब ये जो पचपेड़ी नाका स्थित जो ट्रैफिक दफ्तर है, ट्रैफिक थाना जो है, वहां पे ये इन्होंने देखा कि पुलिस थाना है, तो ये चलती गाड़ी में से कूदे हैं और कूद के इन्होंने पूरा माजरा बताया। और जब ये पुलिस ने इसमें शिकायत की जांच की तो सही पाया गया और इनको जो सभी 6 आरोपी हैं इन सबको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें एक महाराष्ट्र का, एक अंबिकापुर का, बाकी जो सब हैं वो रायपुर के रहने वाले। लेकिन एक सनसनीखेज मामला जो है, बिल्कुल सनसनीखेज मामला, और इस पर कार्रवाई तो हुई है तहसील, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरीके के जब वारदात होते हैं तो हौसले कितने बुलंद है लोगों की, ये भी देखना होगा। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलियों की समानांतर सरकार चल रही है और इस सरकार का अपना खुद का बजट होता है। ये किस तरह से तैयार किया जाता है, इसका एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। पुलिस को नारायणपुर से नॉर्थ बस्तर डिवीजन के इस डॉक्यूमेंट मिला है, जिसमें 1 साल में माओवादी किस तरह से अपने संगठन के भीतर खर्च करते हैं उसका पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। 35 लाख रुपए की वसूली और 29 लाख रुपए खर्च करने का जिक्र है। नक्सली लाखों रुपए का चंदा एकत्रित करते हैं। ग्रामीण को धमकाकर, डराकर उनका यहाँ लेवी वसूल करते हैं। उस पैसा को वो खुद अपना जो संगठन का काम चलाने के लिए, जैसा दवाई पानी के लिए वर्दी, जूता और अन्य जितना भी जो उनके कैंपिंग मटेरियल है उसमें इस्तेमाल करते हैं। विगत वर्षों में जो 43 से अधिक जो नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे उससे उनका लेवी वसूल करने का स्थिति काफी हद तक कम हुआ है। कुलदीप सिंह को मुंबई पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार किया है। कुलदीप पर मुंबई के वसई थाने में 250 करोड़ की कीमत की 11 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का आरोप है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए घर पर ही बंकर बनाकर छिपा हुआ था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले जमीन मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी। कुलदीप के अलावा 5 आरोपी भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पता तलाश के लिए आए थे, नामजद FIR है उनके नाम से, तो उसको, आरोपी को उसके पते से उन्होंने गिरफ्तार किया है। करीब 11 एकड़ वहाँ की बेशकीमती जमीन थी, उसकी अफरा तफरी से संबंधित मामला है ये। यहां हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, चल लौटते हैं। किसान नाराज है। किसानों का शोषण, किसानों के साथ अन्याय राज्य की कांग्रेस की सरकार ने किया है और इसलिए कांग्रेस के सरकार के लिए किसानों में बड़ा आक्रोश है।
छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसे जिला प्रशासन ने कोसा बाड़ी के पास बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। भू विस्थापित 3 घंटे तक कोसा बाड़ी में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे और कलेक्टर से मिलने की बात पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कलेक्टर ने कोरबा एसडीएम के माध्यम से एक प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए शाम को वक्त दिया और 10 नवंबर को एससीसीएल के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वासन दिया। एससीसीएल अधिकृत कर चुकी है जमीन को, लेकिन अभी तक उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। तो इससे हम चाहते हैं कि जो हमारा जमीन अधिकृत कर लिया गया है उसके एवज में हमको नौकरी तो जरूर मिले। हमें रोजगार की मेन समस्या है, बहुत पुराना प्रकरण है हम लोग का, और रोजगार किसान लोग का भी सभी लोग का समस्या है। जिला प्रशासन से केवल एक निवेदन करते हैं कि वो एससीसीएल पे एक लगाम लगाए कि तुम पुराने मामलों का निराकरण करो, तभी नए खदान का विस्तार करो। हमें लगता है अगर ये डिमांड अगर कलेक्टर महोदय के द्वारा एससीसीएल पर जाएगा तो एक भी समस्या भूस्थापित का नहीं रहेगा। हम उनसे ये निवेदन करेंगे। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही शासन की नीतियों को लेकर सहकारी समितियों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। रायगढ़ में धान की सूखत को मान्य करने और प्रासंगिक व्यय की राशि बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर सोमवार को सहकारी कर्मचारी संघ ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद समितियों का प्रदर्शन जारी रहा। समिति सदस्यों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। इधर सरगुजा में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। धान खरीदी में जो शासन द्वारा 12 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रासंगिक प्रशासनिक व्यय की राशि प्रदान की जाती है, जो कि उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए होती है, वो व्यवस्था विगत 10 से 15 वर्षों से आज तक बढ़ी नहीं है। हम शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि उक्त राशि पर कम से कम 30 रुपये प्रति क्विंटल की राशि हम लोगों को प्रदान किया जाए। इनकी जो समिति है आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, ये अपने संघ के माध्यम से अपनी इनकी जो भी मांगे हैं उस मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने आज यहाँ कलेक्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन को प्रस्तुत किए हैं। धान खरीदी को लेकर समस्याओं को लेकर हम लोग आज यहाँ मांग अपना आवेदन देने आए हैं माननीय कलेक्टर साहब जी के पास। जैसे सूखत की राशि हमें नहीं मिलती है, 2% जो मिलना चाहिए मार्कफेड को मिलता है और हमें नहीं मिलता है, जबकि हम लोग धान खरीदी करने के बाद 4-6 महीना हमारे पास धान पड़ा रहता है, कोई सुध नहीं लेते हैं। मांगे हैं उनकी, शासन स्तर की मांगे हैं। अब शासन से जैसा निर्देश आएगा उस हिसाब से करेंगे। और अभी धान खरीदी की तैयारी के लिए मैंने बैठक तो लिया ही है। अभी फील्ड में मैं लगातार इसमें दौरा भी करूँगा। धान खरीदी को हमको बहुत अच्छे से करना है। सभी गिरदावरी के लिए जो पूरी तैयारी है वो भी हम लोग कर रहे हैं। इंटर तहसील वेरिफिकेशन भी हम करवा रहे हैं कि गिरदावरी अगर हमारी शुद्ध हो जाएगी तो धान खरीदी हमारा जो है बहुत सॉर्टेड आउट रहेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। भोपाल में हुए यूनियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के 8वें अधिवेशन में सरकारी बैंकों के ऋण को लेकर हुए बड़े खुलासे के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा। दरअसल अधिवेशन में बताया गया कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर लगातार बढ़ते बैंकिंग कर्ज का भार आने वाले भविष्य में बड़े संकट की गवाही दे रहा है। इसके अलावा कर्ज की वसूली के बीच राजनीतिक हस्तक्षेप की बात भी सामने आई, जिस पर कांग्रेस ने सरकार से तत्काल ऋण वसूली की मांग की है। कॉर्पोरेट कंपनी जिस तरीके से एक्स्ट्रा लिवरेजिंग के साथ जो लोन लिया है और वो लोन को रीपे नहीं कर रहा है, और एनसीएलटी के अंदर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर खुलेआम लूट रहे हैं, बैंकों को लूट रहे हैं। इस लूट को देखकर भी गवर्नमेंट चुप बैठा है। कोऑपरेटिव बैंक जो आम जनता का पैसा है वो इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्होंने कर्जे माफ़ किए हैं। इस तरह से जनता का पैसा बड़े बड़े लोगों पर लुटा रही है, उनके कर्ज माफ़ कर रही है। अगर गरीब कोई लोन लेता है तो उसके लोन वसूली के लिए उसकी गाय भी ले जाएंगे, उसका ट्रैक्टर भी ले जाएंगे, उसकी झोपड़ी भी तोड़ देंगे, उसकी मोटरसाइकिल भी गिरवी रखेंगे। पर क्योंकि ये 1 लाख करोड़ का लोन सबसे बड़े उद्योगपति के देश के उद्योगपतियों के पास है, और ये सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है, ना इसकी हैसियत है कि ये उनसे लोन ले पाएंगे। मूलतः कर्ज देना और कर्ज को वापस वसूल करना, ये राष्ट्रीयकृत हो या गैर राष्ट्रीयकृत बैंक हो, उसका काम है। एक जर्नल आरोप लगाना कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जिसकी वसूली नहीं हो पा रही बैंकों की, और वो सरकार की इच्छा शक्ति से नहीं हो रही है, तो क्या बैंकों ने सरकार के समक्ष ऐसे न्यायालयीन वाद प्रस्तुत किए हैं, नहीं किए हैं, ये तकनीकी विषय है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।